अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बुलिश पैटर्न्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेरिश पैटर्न्स कैंडल स्टिक के। बेरिश पैटर्न्स में हमारे पास पहले नंबर पे जो है ना, ये शूटिंग स्टार है, जो कि इसके इस टाइप की ये जो कैंडल है ना, ये जो बनी हुई है, जिसके ऊपर विक होती है और नीचे ये बॉडी, इसको कहते हैं। ठीक है, शूटिंग स्टार, a bearish reversal pattern that form after uptrend. It has a small body and a long upper shadow, suggesting price rejection at higher level. It can be green or red candle, but red is considered more powerful. यहाँ पे मतलब कि ये शूटिंग स्टार जो होती है ना कैंडल, ये बनती है अप ट्रेंड पे। ठीक है, ये देखो, ट्रेंड ऊपर जा रही है, मार्केट मतलब कि ऊपर जा रही है। ठीक हो गया, ऊपर जाके एक रिजेक्शन आती है, मार्केट नीचे की तरफ एक कैंडल बनाती है, जिसके ऊपर साइड पे जो ना अपर शेडो होता है, एक विक होती है ऊपर ऊपर यहाँ पे, मतलब कि विक होती है, और नीचे जो है ना वहाँ पे एक बॉडी बना देती है रेड कलर की। ठीक है, रेड कलर की मतलब बनाएगी ना बॉडी, तो वो ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन इसकी बॉडी जो है वो छोटी हो, मतलब बड़ी होगी ज़्यादा, ठीक है, लेकिन विक जो है ना, विक इसकी जो होती है, ये वाली विक, इसकी विक को आपने देखना, विक एटलीस्ट डबल होनी चाहिए इसकी बॉडी से, फिर इसको शूटिंग स्टार कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, वो अब इन्वर्टेड हैमर नहीं था? इन्वर्टेड हैमर जो होता है ना, ये आके देखो, आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ये शूटिंग स्टार जो है, शूटिंग स्टार होता है अप ट्रेंड पे बनता है। ठीक है, ऐसे की कैंडल, ये ग्रीन बनी हुई, लेकिन रेड होनी चाहिए, ग्रीन भी ठीक है लेकिन रेड ज़्यादा पावरफुल होती है, बट ये अप ट्रेंड पे बनती है, इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। ये ही चीज़ मतलब ऐसे की ही कैंडल अगर डाउन ट्रेंड पे बनती है ना, तो उसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, ये मैंने इसीलिए आपका जो क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने पिक्चर लगाई थी कि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि एक शूटिंग स्टार को कंफ्यूज नहीं करना आपने इन्वर्टेड हैमर के साथ। शूटिंग स्टार जो होती है अप ट्रेंड पे आती है। ठीक है, अप ट्रेंड पे बनती है, ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ऐसे मार्केट ऊपर जा रही थी, ये लो बनाया, ये हाई बनाया। ओके, यहाँ पे जाके इस जगह पे एक कैंडल बनती है, ऐसे ऐसे कैंडल बन जाती है, इसके ऊपर यहाँ पे विक बनती है, यहाँ ऐसे। ओके, ये ऊपर जाके ऐसे हमें बता देती है, क्लोजिंग मतलब अपनी रेड देती है ना नीचे, और इसकी विक जो है एटलीस्ट डबल होती है, इसकी बॉडी से थोड़ी सी बड़ी कर लो। ठीक है, यहाँ पे जाके ये बनती है, और यहाँ से मार्केट जो होती है ना फिर नीचे गिरती है ऐसे, ये मूव देती है आगे जाके। ओके, बट इसी के साथ अगर हम देखें ना, इन्वर्टेड हैमर जो होता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है ऐसे, नीचे डाउन ट्रेंड बन रहा है, लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे नीचे यहाँ पे एक कैंडल बनती है ऐसे की, ये ऐसे उसकी बॉडी होती है, और ऐसे ऊपर उसकी विक होती है। ठीक है, इसके बाद जो है ना मार्केट ऐसे ऊपर कंटिन्यू करती है, ये होता है इन्वर्टेड हैमर। ये और ये दोनों दिखने में सेम लगते हैं, लेकिन ये होता नहीं, ये डाउन ट्रेंड में आता है इन्वर्टेड हैमर, और ये जो होता है ना ये ट्रेंड में आता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो पैटर्न हमारे पास आता है वो है बेरिश इंगल्फिंग। हमने पहले बुलिश इंगल्फिंग भी पढ़ी थी। बुलिश इंगल्फिंग आपको याद होगा, वो आती है डाउन ट्रेंड पे। ठीक है, यहाँ पे आती है, मतलब नीचे ना मार्केट ऐसे नीचे गिर रही है, तो वो नीचे आएगी। ये जो होती है ना बुलिश बेरिश इंगल्फिंग, सॉरी, ये होती है अप ट्रेंड में आती है। बेरिश engulfing, a two candle pattern where a large bearish candle engulfs the previous bullish candle, signaling a potential downtrend. It must be red candle. ये मतलब कि लाजमी हो कि ये रेड ही कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी पहली निशानी जो होती है ना, ये मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ऐसे ऊपर जा रही होती है यहाँ से
ऐसे ऊपर जा रही होती है। यहाँ पे जाके आपके सामने एक कैंडल बनती है ग्रीन लास्ट, मतलब ये समझ लो ये ग्रीन कैंडल बन गई है, ये जो ऊपर आई हुई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ना एक दम बेरिश कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है, जिसने इस कैंडल का, ये देखो, इसकी बॉडी का लो और ये विक का, ये दोनों को इंगल्फ कर गई है। यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके इसने अपनी क्लोजिंग दी है, ठीक है। ये होती है एक बेरिश इंगल्फिंग इसे कहते हैं। इसके बाद मार्केट जो होती है ना वो रिवर्स हो जाती है, अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देती है। ठीक हो क्या? इसके आपको कंडीशन जो है ना वो मैं बता देता हूँ। वो पहले तो ये आनी है अप ट्रेंड में, ठीक है। उसके बाद जो होता है ना अप ट्रेंड के बाद आपने एक लास्ट जो बुलिश कैंडल होती है ना, लास्ट ये वाली जो है वो लाजमी होनी चाहिए, बुलिश कैंडल हो। उसके बाद एक थोड़ा सा गैप अगर हो ना, गैप अप हो तो बेटर होता है ना, अभी हो तो कोई बात नहीं है, बट कंसिडर्ड ज़्यादा पावरफुल किया जाता है कि ऊपर ये गैप अप होना चाहिए। ये देखो यहाँ से क्लोजिंग हुई है ना, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है, बट यहाँ पे मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल थी कि यहाँ पे जाके इन्होंने ओपनिंग की है नेक्स्ट कैंडल की, बट जैसे गैप अप आया उसके बाद मार्केट डाउन नीचे गिर गई है, बेरिश कैंडल बनी है, इतनी मतलब गंदी गिरी है कि उस कैंडल ने ये जो ग्रीन कैंडल थी इसकी क्लोजिंग और इसकी विक दोनों को इनगल्फ कर दिया, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग इसकी विक के नीचे होनी चाहिए, ये आपने लाजमी याद रखना है। ये नहीं हो कि यहाँ पे इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो रही है या इसके हाफ पे हो रही है तो आप इसे बेरिश इंगल्फिंग कंसिडर करके बैठ जाओ, ये नहीं। आपने देखना है कि इसकी विक जो है ना, ये पहली कैंडल की ये नेक्स्ट बेरिश कैंडल जो है वो इंगल्फ कर जाए, फिर इसको बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न आता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या होता है? जैसे हमने पहले पढ़ा था ना एक इवनिंग स्टार, अभी आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे ये बल्कि लिखा हुआ है, अ बेरिश रिवर्सल पैटर्न सिमिलर टू द मॉर्निंग स्टार पैटर्न but indicates a potential downtrend after an uptrend। मतलब कि ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है सिमिलर, जैसे कि पहले हमने पढ़ा था ना बेरिश बुलिश जो पैटर्न है ना, उसमें हमने पढ़ा था ना मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार आता है डाउन ट्रेंड पे नीचे, ये जो होता है ना इवनिंग स्टार ये अप ट्रेंड पे आता है, ये उसी की सिमिलर होता है, ठीक है। इसकी क्या कंडीशन है हमारे पास, यहाँ पे हमें पहले जो ना अप ट्रेंड हमें चाहिए, ये मार्केट ऊपर जा रही है एकदम, जाते जाते ये ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद एक छोटी सी ये बुलिश कैंडल बनाई है ना पहले, ये देखो ये वाली ग्रीन कैंडल जो ना बुलिश कैंडल ये बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये पहली कंडीशन, इसकी अप ट्रेंड के बाद पहली जो कैंडल है वो बुलिश हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैंडल जो ना वो स्मॉल बुलिश कैंडल हो सकती है, मतलब कि ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, ठीक है। तो देन इसके क्लोजिंग के बाद ये जो छोटी सी कैंडल होती है ना, इसकी क्लोजिंग के बाद, यार माइक बंद करें अपना, एक इसका माइक है, माइक अपने बंद करें। अच्छा, ये जो बुलिश कैंडल बनी है ना, इसका कलर आप रेड भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन इसका साइज़ ऐसे का होना चाहिए, छोटी सी होनी चाहिए, बिल्कुल स्टार जैसी स्पिन टॉप होता है ना जैसे, वैसे ऐसे का इसका होना चाहिए कैंडल का पैटर्न। क्लोजिंग इतनी हो, विक बड़ी बड़ी हो थोड़ी सी, और मतलब ज़्यादा भी बड़ी ना हो, बस छोटा सा इतना सा साइज़ की हो। और इसके बाद आपने देखना है कि नेक्स्ट कैंडल जो है ना गैप डाउन हो, लाजमी ये मस्ट है, गैप डाउन। यहाँ पे मतलब क्लोजिंग हुई है ना, नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन पे होनी चाहिए, गैप डाउन हो तो ये ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन हो और बेरिश कैंडल क्लोज हो, बेरिश कैंडल जो कि इसको इंगल्फ कर जाए, ये वाली कैंडल को, ये जो छोटी है ना इसको इंगल्फ करना चाहिए इसे, ये इंगल्फ कर जाए तो हमारे पास ये जो ना 3 कैंडल्स का जो होता है ना इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाता है। ये हमेशा आपने याद रखना है कि ये अप ट्रेंड पे आता है। इसके बाद देखो सेम चीज़ बेरिश नीचे डाउन ट्रेंड पे, हमें यहाँ पे अगेन वही चीज़ नज़र आई, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। यहाँ पे क्या हुआ है, कैंडल एक बेरिश बनी
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार बनी जिसकी ऊपर छोटी विक है, नीचे भी विक है और बॉडी छोटी सी है। देन यहाँ पे गैप अप हुआ और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे जाके ओपन हुई है जिसने पिछली वाली को इंगल्फ कर लिया, ठीक है। और ये क्लोजिंग होने के बाद यहाँ से देखो ये मार्केट रिवर्स हो गई, ऊपर चले गई है। ये चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। ये मैंने आके कंपैरिजन भी आपको करके बता दिया कि मॉर्निंग स्टार जो है वो हमेशा डाउन ट्रेंड में आता है, ठीक है। कलर से फ़र्क नहीं पड़ता, इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ये नहीं आपने देखना। जैसा कि यहाँ पे देखो इस पिक्चर में रेड कैंडल है, इस पिक्चर में ग्रीन कैंडल है, मतलब कलर से कोई फ़र्क नहीं है। बट आपने ये चीज़ें देखनी कि गैप अप हो और नेक्स्ट कैंडल आगे ऊपर क्लोज हो। और ये इसी के साथ इवनिंग स्टार भी अप ट्रेंड में बनता है। और ऐसे ही ये देखो यहाँ पे इसका रेड कलर है और यहाँ पे ग्रीन कलर है, बट इसको फिर भी हम इवनिंग स्टार कहते हैं क्योंकि इससे नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन ओपन हुई और साथ ही इसने इंगल्फ कर लिया, मतलब पिछली से ऊपर नहीं गई, उससे नीचे ही आके क्लोजिंग इसने दी है, तो नीचे आके ट्रेंड शुरू हो जाता है डाउन ट्रेंड। नेक्स्ट पैटर्न जो हमारे पास है वो डार्क क्लाउड है, डार्क क्लाउड कवर। A bearish reversal pattern like bearish engulfing pattern but indicates a potential downtrend after a uptrend. It occurs when a bearish candle closes below the middle of previous bullish candle. It must be red candle. अच्छा, ये जो है ना डार्क क्लाउड कवर ये बनता है, पहले आपने देखना अप ट्रेंड पे जाके बनेगा मार्केट ऐसे नीचे से ऊपर आ रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक बुलिश लास्ट कैंडल जो होती है ना, ये वाली है देखो, ये लास्ट बुलिश कैंडल होनी चाहिए क्लोज। इसके बुलिश कैंडल क्लोज होने के साथ ही नेक्स्ट कैंडल जो ना वो थोड़ी सी गैप अप हो, ये लाजमी है, गैप अप होना इसका लाजमी होता है, ठीक है। ये गैप अप हो और गैप अप ओपनिंग के साथ ही ये नीचे गिर जाए, बेरिश क्लोज हो। मतलब कितनी होनी चाहिए कि इस ग्रीन कैंडल का जो हाफ होता है ना, इसके हाफ से नीचे क्लोज होनी चाहिए। अगर ये फुल यहाँ पे क्लोज हो जाएगी ना, मतलब विक से नीचे हो जाएगी, तो फिर ये क्या बन जाएगा, इंगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा, बेरिश इंगल्फिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हमने इसे डार्क क्लाउड कवर कहना है ना, तो ये ग्रीन कैंडल की हाफ से ज़्यादा नीचे जो है ना इसकी क्लोजिंग होना मस्ट होता है, 50% से क्लोज ज़्यादा हो। ये आपने जहन में रखनी है चीज़ें, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। अप ट्रेंड पहली कंडीशन है, सेकंड बुलिश कैंडल होनी चाहिए, थर्ड इज़ गैप ओपनिंग, और उसके बाद बेरिश कैंडल हो क्लोज, जिसका क्लोज बिलो होना चाहिए, मतलब कि नीचे होना चाहिए 50% ऑफ योर प्रीवियस डेज बुलिश कैंडल, मतलब प्रीवियस कैंडल के 50% से नीचे क्लोजिंग हो लाजमी, फिर इसे डार्क कवर कहते हैं, डार्क क्लाउड कवर। आगे यहाँ पे हमने जो है ना कंटिन्यूएशन पैटर्न्स जो है वो रखे हैं थोड़े से, तो ये खैर इतने ज़रूरी नहीं है, बट मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए जो है ना बताए हैं कि कंटिन्यूएशन जब आपने देखनी ना, कंटिन्यूएशन हो रही है ट्रेंड की, तो उसके भी कुछ पैटर्न्स होते हैं। वो उनमें से मेन जो है ना वो ये है दो, जिसे एक 3 वाइट सोल्जर्स, ये होते हैं 3 consecutive bullish candles that suggest strong trend continuation. It must be all green candles. अब ये जो है ना 3 कैंडल्स, ये देखो 1 2 3, ये तीनों जो है ना इनको कहा जाता है कंटिन्यूएशन हो रही है। ये इस पैटर्न को कहते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। ये मतलब कि 3 जो है ना सोल्जर्स सफ़ेद कलर के वो जा रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जा रहे हैं। ये जहाँ पे आपको नज़र आएगा ये कंटिन्यूएशन की निशानी होती है कि यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूएशन करेगी अपना ट्रेंड। अगर ग्रीन है तो ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, और इसी के साथ आगे अगर नेक्स्ट पैटर्न ऐसे का बनेगा ना जिसका नाम है 3 ब्लैक क्रॉस, मतलब कि 3 consecutive bearish candles that suggest strong downtrend continuation, it must be all red candles. इसकी एग्जांपल ये देखो, जैसा कि ये है ना, ये 1 2 3, ये तीनों कैंडल जो है ना ये एक पैटर्न बना रही हैं जिसको कहते हैं ब्लैक रोज, 3 ब्लैक रोज, मतलब कि मार्केट को ये तीनों अब नीचे लेके आ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं नीचे की तरफ,
नेक्स्ट, रीडिंग मार्केट सेंटिमेंट यूजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स. Candlesticks reverse must about market psychology showing where buyers and sellers are dominant. The size and the shape of the candles offers clues about momentum, reversal and continuation. मतलब कि साइज और इसका जो शेप होता है ना कैंडल का, ये हमें बताता है कि मार्केट किस मोमेंटम में है, यहाँ से रिवर्स होगा या कंटिन्यूएशन होगा. मतलब कि हमने कैंडल स्टिक को देख के जज करना होता है कि क्या हो रहा है मार्केट में. कंबाइनिंग कैंडल स्टिक पैटर्न with other technical tools like trend lines, moving averages and RSI can help confirm trading signals. हम ये सब नहीं यूज़ करते, बट ये मैंने फिर भी आपको बेसिक चीज़ें जो है ना, मतलब जिसको थोड़ी बहुत मुश्किल होती है वो लगा सकता है. ट्रेंड लाइन भी लगा सकता है, मूविंग एवरेज भी लगा सकता है. ये इंडिकेटर्स होते हैं. तो ये जब हम लाइव जाएंगे ना चार्ट पे, तो वहाँ पे देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा. ओके, अच्छा जी. यहाँ पे खैर ये थोड़े से पैटर्न्स बने हुए हैं. एक मिनट यार. अच्छा, यहाँ पे मैंने आपके लिए ये जो ना कुछ चार्ट पैटर्न्स रखे हैं दिखाने के लिए आपको, कि ये भी जो है ना, जी मतलब जब हम देखते हैं ना कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, जब एक कैंडल होगी तो हम वहाँ से कुछ कह सकते हैं जी ये कैंडल कोई पैटर्न बना रही है. उस एक कैंडल से भी हम कैंडल स्टिक पैटर्न से जज कर सकते हैं. कैंडल स्टिक पैटर्न एक कैंडल से होते हैं, दो से भी होते हैं, तीन कैंडल से भी होते हैं. हमने तीन नहीं पढ़े हैं ना. अब तीन से जब ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो वो फिर कैंडल स्टिक पैटर्न ही रहते हैं, वो फिर उन्हें कहा जाता है चार्ट पैटर्न कहते हैं. ठीक है. अब चार्ट पैटर्न जो है ना, वो भी हमने एनालिसिस में देखने होते हैं कि मार्केट ने कैसे का एक बनाया चार्ट. तो हम वो पैटर्न देखते हैं. उसमें हमने देखना ही है, जैसे कि ये है ना, ये मैंने पहले पे रखा हुआ रेक्टेंगुलर, ये होता है पैरेलल चैनल. इसके अंदर मार्केट ऐसे पहले यहाँ पे आ रही होती है, ऐसे ऊपर जाती है. ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा. इसमें हमारे पास ऐसे जो है ना, ये मार्केट नीचे से ऊपर जाती है. ऊपर जाते जाते यहाँ पे आके रेंजिंग स्टार्ट कर देती है. यहाँ से न्यू हाई अपना नहीं बना पाती, यहाँ से रिजेक्शन आने लग जाती है. ये हमने मार्क कर ली, ट्रेंड लाइन लगा ली यहाँ पे. उसके बाद यहाँ से नीचे आती है. फिर नीचे आने के बाद ये लास्ट लोअर लो बनाया था ना यहाँ पे, इससे नीचे नहीं जाती. तो इसी के अंदर ना ऐसे फिरती रहती है, ये चीज़ करती रहती है. ठीक है, जो कि यहाँ पे हुआ है. फिर ये अगर इस साइड को ब्रेकआउट देती है ना ऊपर को, तो फिर मार्केट ऊपर निकल जाती है ऐसे. ठीक है, यहाँ अगर ये नीचे को ब्रेकआउट देगी तो फिर इसे रिटेस्ट करके ये नीचे को निकल आती है. ये हम आगे पढ़ेंगे. ये ऐसे के पैटर्न्स होते हैं. ये रेक्टेंगुलर पैटर्न पहला जो है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है आपको बताने के लिए कि ये भी होता है मार्केट में. हमने जब देखना है ऐसे का, अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करेगी. उसके बाद पेंडेंट बनता है, बुलिश पेंडेंट कहते हैं इसे. ये भी ऐसे जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होती है, उसके बाद ऐसे एक लो बनाती है. लो बनाने के बाद फिर एक हाई बना देती है, लेकिन वो हाई पास इसको नहीं करता. पहले लास्ट वाला जो हाई होता है ना, उससे उसके अंदर ऐसे का पैटर्न बना देती है. बनाने के बाद हमने ये जो हाई बनाती है, लो बनाती है ना, इसके ऊपर हमने ट्रेंड लाइन लगा लेनी होती है. देखते हैं इसको कि कहाँ पे निकलेगी. तो ये जैसे यहाँ से ये ब्रेकआउट देती है तो मार्केट ऊपर निकल जाती है. ऐसे ये बुलिश फ्लैग होता है, ये अप ट्रेंड में ही ऐसे नीचे को लग रही होती है मार्केट. लोअर लो छोटे छोटे बना रही होती है, ऐसे लगता है जैसे नीचे आ रही है या नीचे गिर जाएगी. लेकिन ये असल में ट्रैप कर रही होती है, नीचे नहीं गिरना होता इसने. एक लेवल पे आके इसने उसका टेस्ट करना है. टेस्ट करते साथ ये बूम ऊपर निकल जाती है. ठीक है, ऐसे ही ये बेरिश ट्रेंड में आती है, बेरिश फ्लैग बनता है. बेरिश ट्रेंड मतलब नीचे आ रही है मार्केट, ऐसे आते आते फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर छोटे छोटे हायर हाई बनाती है. ऐसे लगता है जैसे मार्केट ऊपर जाने लगी है, बस ऊपर निकल जाएगी. लेकिन ये ऊपर नहीं निकलती,
कि ये वहाँ से एक लेवल टेस्ट कर रही होती है, जैसे कि ये टेस्ट किया, या कोई डिमांड पड़ी होती है या कोई सप्लाई वगैरह, उसे टेस्ट करके ये सप्लाई से नीचे गिर जाती है, ठीक है। ऐसे डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है, वो ऐसे हाई अपना बना रहा होता है, मतलब लेवल एक ही लेवल को बार बार मार्केट टेस्ट कर रही होती है, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ देखो ये लोअर लो बनाई जाती है, अपना हायर लो नहीं, लोअर हाई बनाई जाती है, ऐसे ऐसे आती जाती है, लेकिन यहाँ से एक ही लेवल टेस्ट करती है। यहाँ पे आती है एक लेवल आता है, इतना ये तंग हो जाती है, यहाँ पे आके ये ब्रेक कर देती है, इसे तोड़ देती है। ऐसे असेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है, वो भी ऐसे ही सेम लेवल को बार बार टेस्ट करती है, लेकिन नीचे से हायर हाई हायर लो बनाने के बाद ही ऐसे ऐसे ऊपर को निकल जाती है। यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था कैंडलस्टिक पैटर्न्स और उसके सिग्नल्स हैं ये बुलिश इंगल्फिंग बनती है नीचे डाउन ट्रेंड पे, तो ये मतलब बाय की इंडिकेशन होती है। बेरिश इंगल्फिंग अगर अप ट्रेंड पे बनती है तो ये सेल की इंडिकेशन होती है, मतलब कि नीचे मार्केट नीचे गिरेगी। हैमर जो है, हैमर बेरिश ट्रेंड में बनता है, इसका कलर अब ग्रीन हो जाए रेड हो जाए वो कोई मसला नहीं है, बट ये बेरिश ट्रेंड में बनता है, इसके बाद मार्केट बाय की तरफ निकलती है। मॉर्निंग स्टार जो होता है, मॉर्निंग डोजी स्टार, ये देखा मैंने आपको बताया था, ये किसको, इस कैंडल को क्या कहते हैं, डोजी कहते हैं। तो डोजी मॉर्निंग डोजी स्टार भी इसे कहते हैं, मॉर्निंग स्टार कहते हैं, बेसिकली डोजी स्टार भी कह सकते हैं। बट ये जब डाउन ट्रेंड में बनता है उसके बाद मार्केट जो है बाय में निकल जाती है। ऐसे डार्क क्लाउड कवर जो होता है ये अप ट्रेंड में बनता है, उसके बाद मार्केट नीचे को गिरती है, सेल आ जाती है। ऐसे शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार जैसे कि हैमर होता है ना, इन्वर्टेड हैमर, वैसे का ही होता है, लेकिन ये अप ट्रेंड में बनता है। इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है, ये आपने याद रखनी चीज़ें। शूटिंग स्टार के बनते साथ ही मार्केट सेल में जाएगी। हैंगिंग मैन जो होता है अब हैंगिंग मैन मैंने नहीं शायद आपको ऊपर नहीं बताया, लेकिन हैंगिंग मैन भी ये देखो ऐसे ही होता है, एक जैसे इन्वर्टेड हैमर होता है ना, वैसे ही हैंगिंग मैन होता है। हैंगिंग मैन बनता है अप ट्रेंड के बाद, ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है, ये ऊपर गई, यहाँ पे जाते ही एक हैंगिंग मैन बन जाता है, कैंडल बन जाती है हैंगिंग मैन। इसका नाम इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये देखो ऐसे लटक जाती है ना नीचे को मार्केट आती है ऐसे, ठीक है, ऐसे लगता है ना जैसे कोई आदमी लटका हुआ है। इनका स्लीव पे निशान होता है ना क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का, वैसे का इन्होंने उससे ये नाम लिया हुआ कि यहाँ पे एक आदमी लटका हुआ है, तो ये इसको इस वजह से इस पैटर्न को इन्होंने हैंगिंग मैन का नाम दिया हुआ। ये जब अप ट्रेंड होता है उसके बाद ये जब बने ना ऐसे, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की इंडिकेशन होती है कि यहाँ से मार्केट जो है ना ऐसे नीचे को गिरेगी, ये ऐसे गिर जाती है नीचे, नीचे कंटिन्यू करती है। इसका भी कलर कोई मैटर नहीं करता, कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। राइजिंग मैन भी सेम, जैसे डार्क क्लाउड कवर है ना, ये ऐसे राइजिंग मैन भी इसे कहते हैं। मतलब डार्क क्लाउड कवर होता है वो अप ट्रेंड में आता है, और राइजिंग मैन जो है वो नीचे डाउन ट्रेंड में आता है। कंडीशन दोनों की सेम ही है। ये रेड कैंडल होगी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, और उसके बाद थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट इस कैंडल के 50% को क्लोज करेगी, तो ये राइजिंग मैन बनता है, ठीक है। इसके बाद मार्केट ऊपर को निकल जाती है, इसे पियर्सिंग पैटर्न भी कहते हैं कुछ लोग। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जी मार्केट ट्रेंड्स एंड टाइप ऑफ ट्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने ये बताया हुआ है कि ये मार्केट में ट्रेंड क्या होता है, किस टाइप के ट्रेंड्स होते हैं और क्यों बनते हैं। अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स, डेफिनेशन ऑफ ट्रेंड्स। ट्रेंड्स represent the general direction in which a market is moving over time, essential for technical analysis। मतलब कि ट्रेंड जो होते हैं ना वो जनरल डायरेक्शन होती है ना मार्केट की, वो हमें बताते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है। बेसिक इसकी हमें सिर्फ यही समझने की चीज़ ज़रूरत होती है। यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रेंड्स जो है ना 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास आता है जी अप ट्रेंड, सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज। मतलब कि ये हायर हाई बना, ये मार्केट ऐसे ऊपर गई,
इसके बाद ये बन गया हायर हाई। अब इसके बाद मार्केट नीचे जब आती है, ये हायर लो इसे कहते हैं, ठीक है। ये जैसे ही हायर लो बनता है, अब यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाती है, इम्पल्स मारती है, पिछला जो हायर हाई होता है ना उसे ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये जब इसको ब्रेक कर देती है ना, यहाँ से ये पॉइंट था हमारे पास, इसको इसने ब्रेक किया तो ये एक हायर हाई बना दिया। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आती है, रिवर्स होती है, रिट्रेसमेंट कहते हैं इसे। ये मूव जो होता है ना इसे इम्पल्स कहते हैं, इम्पल्स मूव, इम्पल्स। और ये जो मूव होता है इसे रिट्रेसमेंट कहते हैं। ये रिट्रेस करती है, थोड़ा सा करने के बाद देन यहाँ से एक हायर लो बनाती है, और देन ऐसे मार्केट कंटिन्यू करती रहती है अपनी डायरेक्शन। इसको ट्रेंड, इसको जो है ना ये ट्रेंड को अप ट्रेंड कहते हैं। ये एक ट्रेंड बनाने के लिए हमारे पास 3 वैलिड पॉइंट होने चाहिए, 1 2 3, ठीक है। एक हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। ये हमें 3 जो होती है ना वेव्स, ये हमें बता देती हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर हायर हाई बनाती जा रही है तो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। और अगर ऐसे नीचे आ रही है ना, ये अभी आगे जाकर हम पढ़ेंगे ये, तो ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, इसको कहते हैं लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ये नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इम्पल्स मूव जो होता है वो ये वाला होता है, और ये वाली रिट्रेसमेंट इसको कहते हैं रिट्रेस मूव, ठीक है। ये देखें आगे जो मैंने भी आपको बताया, डाउन ट्रेंड सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोस। मतलब कि मार्केट ऊपर जाती है, लोअर हाई बनाती है, और फिर नीचे आ जाती है, इम्पल्स मूव नीचे को देती है, यहाँ पे लोअर लो बना देती है, फिर रिट्रेस करती है, लोअर हाई बनाती है, देन ये अगेन नीचे को मूव दे देती है, लोअर लो बना देती है। देखा, एक मूव, सेकंड, थर्ड, 3 वेव्स हमारे पास बनी, तो हमारे पास एक ट्रेंड की कंफर्मेशन हो गई है ना। ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव, 3 वेव हमें बता देती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये सीरीज जो होती है ना, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद मार्केट साइडवेज में भी जाती है, एक साइडवेज, ठीक है, जिसे रेंज बाउंड ट्रेंड कहते हैं। सबसे मतलब जो है ना, ये जब मार्केट थक जाती है ना, मसलन कह लो आप एक तरफ जाके, यहाँ आप चले जाएगी या बाय चले जाएगी, तो वहाँ पे जाके ये फिर रेंजिंग करने लग जाती है। उस रेंजिंग को हम कहते हैं साइडवेज या रेंज बाउंड ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट एक इक्वल लो बनाती है, इक्वल हाई बनाती है, फिर नीचे आती है, इक्वल लो बनाती है, फिर ऊपर जाती है, इक्वल हाई बनाती है, फिर नीचे आती है, इक्वल लो बनाती है, फिर इक्वल हाई बनाती है। मतलब इसी रेंज के अंदर ही ना मार्केट रहती है, ऊपर नीचे नहीं जाती, मतलब यहीं पर रहेगी, यहाँ से इसी रेंज में रहेगी। इसको साइडवेज कहते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है वाई आर ट्रेंड्स फॉर्म्ड, सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंसेस। ट्रेंड फॉर्म्स when there is an imbalance between buyers demand and seller supply। sellers मतलब suppliers जो होते हैं ना, उन्हें sellers भी कहते हैं, buyers को demand, जिन्होंने डिमांड करनी होती है उन्हें डिमांड भी कहते हैं। मार्केट में डिमांड आई है मतलब कि बायर्स आए हैं, मार्केट में सप्लाई आई है मतलब कि सेलर्स आए हैं, ठीक है। इन दोनों में जो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है ना, वो उसको हम जो है ना वो हमें ट्रेंड बनाने पे मजबूर किया जाता है, मतलब उसे ट्रेंड कहा जाता है। ये वजह बनती है जब इन दोनों में, बायर्स और सेलर्स में एक इम्बैलेंस बनता है, तो वो एक ट्रेंड में मार्केट चली जाती है, या ऊपर चले जाएगी या नीचे को चले जाएगी। दोनों में से डिसाइड करना होता है किसी ने। मतलब अगर सेलर्स हैवी हैं, पावरफुल हैं, तो मार्केट को वो नीचे ले जाएंगे, अगर बायर्स हैवी हैं तो वो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। मार्केट सेंटिमेंट, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ड्राइव ट्रेंड्स। मतलब कि मार्केट सेंटिमेंट्स भी जो होते हैं ना, वो भी मार्केट के ट्रेंड की फॉर्मेशन की एक वजह बनते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ न्यूज़ होती हैं, लाइक कहीं पे जंग लग गई है तो लोग पैनिक में आ जाते हैं, बैंक से पैसे निकाल के एसेट में डालने लग जाते हैं, गोल्ड में जैसे। तो फिर गोल्ड जो है उस टाइम पीरियड में अप ट्रेंड की तरफ मूव करने लग जाता है अक्सर, ठीक है।
तो ये मार्केट सेंटीमेंट्स भी जो होते हैं ना, ये भी एक वजह बनते हैं मार्केट के ट्रेंड की। अप ट्रेंड फॉर्म्ड व्हेन द यूएस फेडरल रिजर्व राइजेस इंटरेस्ट रेट्स मार्केट मेकिंग यूएसडी मोर अट्रैक्टिव रिलेटिव टू जेपीवाई। ये मतलब कि यहाँ पे बताया गया है, मैंने एग्जांपल रखी थी। खैर ये इतनी कोई ख़ास नहीं है। ये वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में जब यूएस डॉलर हम गोल्ड ट्रेड करते हैं अक्सर, तो गोल्ड में जब मार्केट मतलब यहाँ पे, बल्कि आप एग्जांपल यही देखो यूएसडी जेपीवाई की जो मैंने रखी है, यहाँ पे अगर मार्केट में यूएस बैंक फेडरल रिजर्व वाले जो हैं वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि यूएसडी डॉलर जो है ना वो अट्रैक्टिव हो जाता है रिलेटिव टू जेपीवाई। तो मार्केट अप ट्रैक्शन में चले जाती है, मतलब कि यूएसडी जेपीवाई की प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी जब रेट इंक्रीज़ होंगे ना, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होते हैं। तो ये वाला पेयर जो है ना यूएसडी जेपीवाई, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे ही अगर ये रेट कट कर देते हैं ना यूएस डॉलर वाले, अमेरिका वाले, तो ये डाउन ट्रेंड भी बन सकता है, डाउन ट्रेंड की तरफ निकल आती है। वही आगे मैंने आपको बता दिया, फॉर्म्ड डाउन ट्रेंड फॉर्म्ड व्हेन द यूएस फेसेस इकोनॉमिक डिफिकल्टीज लीडिंग टू रेट कट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, इंटरेस्ट रेट अगर कट किए जाए तो मार्केट नीचे आ जाती है, नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ निकल आती है। अब हमारे पास यहाँ पे मैंने रखा है जी मार्केट स्ट्रक्चर एंड इट्स वेरिएशंस। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, द फ्रेमवर्क ऑफ हाइज लोज एंड मार्केट फेसेस अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन रेंजिंग को कहते हैं, ये कंसोलिडेशन भी कह लेते हैं, मतलब कंसोलिडेट हो रही है कि एक रेंज में मार्केट रुक गई भी है, वहीं पे ऊपर नीचे हो रही है, किसी ट्रेंड की तरफ नहीं है, ना अप ट्रेंड में ना डाउन ट्रेंड में, वहीं पे रुकी हुई है, ऊपर नीचे इक्वल लो इक्वल हाइस बना रही है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाउ अ ट्रेंड शिफ्ट इज identified when price break a key high and low level। मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये हमें बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। ऊपर की तरफ तोड़ेगा स्ट्रक्चर मार्केट, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अगर नीचे की तरफ तोड़ती है तो फिर नीचे की तरफ जाएगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आपके लिए एग्जांपल्स भी निकाल के रखी हैं, जाके आपको थोड़ी समझ आ जाएगी। ऐसे हमारे पास यहाँ पे देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है कि मार्केट ने ऐसे एक हायर हाई बनाया, ठीक है, इसके बाद एक रिट्रेसमेंट ली है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ से ये मार्केट ने एक इम्पल्स मूव दिया अगेन। ये हमने जैसे इसने हायर हाई बनाया ना, यहाँ पे हमने लाइन लगा ली है, लाइन लगा ली, मार्क कर लिया कि ये अब जैसे ये मार्केट ये लेवल तोड़ेगी ना ऊपर को, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब वेले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जो है ना कुछ जो है ना ये यहाँ पे कंडीशंस हैं, ठीक है। हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट ने रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है या फेक किया है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट करके बताई। आपने हमारा जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जो कंडीशन है, ये पहले एक आपका लोअर लो बनाए मार्केट, ठीक है, यहाँ से मैं आपको ड्रा करके सही तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। बल्कि हम चलते हैं चार्ट पे, चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, वहाँ पे आपको समझ आएगी। ये अगर खुलता है तो अच्छा जी, यहाँ पे देखें हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर को हमने जो है ना मार्किंग कैसे करनी है उसका मैं आपको रूल बताने लगा हूँ, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर में हमारा रूल जो है ना वो बहुत से बनाए हुए लोगों ने, लेकिन जो काम करता है ना सही, जिसे मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं,
कैसे हमने ड्रा करना है वो मैं आपको आज बताने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमने यहाँ से मार्केट को 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम कोई भी हो, खैर उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बेसिक रूल्स है ना मार्केट के ट्रेंड को, स्ट्रक्चर को ड्रा करने के वो बताने हैं। यहाँ पे ये एक लोएस्ट पॉइंट है। एक सेकंड मैं ये भी बंद कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखें हमने मार्केट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करना होता है जिससे हमें डायरेक्शन पता लगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में। ये हमने सबसे पहले चार्ट को जूम आउट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट है या हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, वहाँ से हमने चार्ट को मार्किंग करनी स्टार्ट करनी होती है। हमने यहाँ से मार्केट का लेके जाना ऊपर की तरफ, कितना ऊपर लेके जाना है कि यहाँ पे हमें एक रिट्रेसमेंट मिले। रिट्रेसमेंट का रोल क्या होता है कि मार्केट जो है ना, जो ये ग्रीन कैंडल होती है ना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल ये जो बनी है इसका लो तोड़ दे। ये जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये है ना, यहाँ से यहाँ तक आके इसने रिट्रेसमेंट दिया। अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से ये रिट्रेसमेंट देने के बाद ये लो लगाया, देन ये हाई लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ये लो लगाया है और ये हमने हाईएस्ट पॉइंट पकड़ लिया ये वाला। इसके बाद ये रिट्रेसमेंट हो, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ड्रा हुआ है। अभी मैं बताऊंगा आपको हमने कैसे किया है, ये मैं आपको इसके रूल्स बताता हूँ। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास हमने ये वेव ली। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया जी, ये लेवल एक मार्क कर लिया। लास्ट जो हमारे पास यहाँ पे बना हुआ था ना, हायर हाई, ओके, इसको हमने मार्क कर लिया। ठीक है, ये किधर चला गया यार, चलो यहाँ पे आ गया। इसको बल्कि 5 मिनट में ड्रा कर लेते, पता नहीं क्या हुआ है वो, इसकी कोई, ये देखो यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करते हैं ऊपर से। ठीक है, ये हमने पकड़ा एक हाई, ये हमने लो पकड़ लिया, ये अगेन हमने एक लोअर हाई पकड़ा है, उसके बाद हमने लोअर लो पकड़ लिया, देन हमने एक लोअर हाई एंड लोअर लो पकड़ा है। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा एक मूव आ गया हमारे पास, यहाँ से ऐसे ये अगेन ऐसे ये मार्केट। अब मैंने ड्रा कैसे किया ये मैं आपको समझाता हूँ। ये इसको मैं जूम आउट करता हूँ, थोड़ा जूम इन करके आपको। स्टार्टिंग में आपको शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बाद में आप इसको समझ जाओगे। ये हमने एक लो जो था ना ये मार्क कर लिया। ठीक है, इसको मार्क करने के बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रूल क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने ये जो लास्ट लोअर लो पकड़ा है ना, इसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करके गई है ऊपर की तरफ। ठीक है, एक्चुअल में ये सॉरी ये नहीं है, ये मुझे गलती हो गई, ये भी नहीं है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कहीं जाके सही वाला जो ना हमारा ये हुआ है, ये भी गलत है, ये इसको छोड़ दो, ये पूरा एक मूव है, ये रिट्रेसमेंट ठीक है। ये जो लो हमारा बना है ना, इस लो को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया है, यहाँ पे हमने लास्ट कैंडल देखनी है। ये जो बनी है ना एक कैंडल, बेरिश कैंडल बनी, इसको हमने वेट करना है कि ये ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल ब्रेक करे। ठीक है, अब एक कैंडल ब्रेक करने के बाद हमने सेकंड कैंडल का भी वेट करना है कि वो इस बेरिश बुलिश कैंडल को ब्रेक करे ऊपर की तरफ। अगर ये कैंडल ब्रेक ना होती ना, यहीं पे दूसरी ग्रीन कैंडल्स बनती जैसा कि यहाँ पे हुआ है, तो ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं होती। ये देखो यहाँ पे हमने ये बेरिश कैंडल मार्क तो कर ली थी, लेकिन यहाँ पे इसका हाई इसने बुलिश कैंडल ने तोड़ दिया, बट इस कैंडल का कोई हाई नहीं तोड़ सका, दूसरी कोई कैंडल नहीं तोड़ सकी। यहाँ पे देख रहे हो आप,
इसने कोशिश की है लेकिन वो उसी के अंदर रह गई है। पहले मुझे ज़रा जूम आउट था तो मुझे कन्फ्यूज़न हुई, मैंने कहा शायद ऊपर क्लोज है, लेकिन नहीं, अब जूम इन किया ना तो ये नहीं हुई। तो ये हमने मूव पकड़ने नहीं है, सारा एक इम्पल्स मूव है। यहाँ पे हमने ये क्यों रिट्रेसमेंट कंसीडर किया कि हमारा जो पहला कंडीशन है ना वो ये कि एक ये लास्ट कैंडल जो बेरिश बनी है ना, इसको एक कम अज़ कम कैंडल ग्रीन जो है ना वो क्लोज करे अबव। उसके क्लोज होने के बाद अब हमने वेट करना है कि ये रिट्रेसमेंट वैलिड है भी है कि नहीं। ये हमने कैसे कंफर्म करना है, हमें वेट करना है कि इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद एक और कैंडल इसको बुलिश डायरेक्शन में क्लोज करे, तो ये हमारी एक रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट जो है ना वो पूरी कर रही है। देन यहाँ से जब मार्केट एक लास्ट डीपेस्ट पॉइंट बनाती है ना, यहाँ से अब रिट्रेसमेंट शुरू हो गई है। इसके बाद अब जितनी मर्जी ऊपर जाती जाए, मार्केट ऊपर जाती जाए, हमारा पहली जो कंडीशन है वो ये है कि ये लास्ट जो हमारा मार्क किया हुआ लेवल है ना, ये वाला, इसके ऊपर कोई कैंडल ना क्लोज हो। यहाँ पे ये जो कैंडल है इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये जितनी मर्जी ऊपर बनती जाए, यहाँ से आके भी अगर नीचे गिर जाती है ना तो फिर हम ये वाला पॉइंट जो ना यहाँ पे अगर आती, मिसाल के तौर पे कैंडल अगर यहाँ पे आ जाती तो हम यहाँ से देखें, ये ऐसे मार्केट आ रही थी नीचे, ये नीचे की तरफ आई, अगर ये यहाँ तक गई है ना, अगर ये मार्केट यहाँ तक भी चले जाती ना, तो यहाँ से अगर गिर जाती, हमारा वैलिड पॉइंट ये है, हमने इसे मार्क कर लिया हुआ है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे अब वैलिड कैसे होगा ये मार्केट का स्ट्रक्चर के, अब ये लेवल को जो है ना, ये लेवल को, इसको जिसको हमने मार्क किया हुआ है, इसको ये रिट्रेसमेंट तोड़े। अब यहाँ से देखो ये यहीं से गिर गई है, इसने यहीं से कंफर्म कर दिया कि ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है। अगर ये यहाँ पे जाके यहाँ से भी गिरती ना, तो भी ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर ही कंसीडर होता, कंफर्म हो जाता कि इसने एक लोअर हाई बनाया है लेकिन वो पिछले हाई से नीचे ही रहा है, इससे ऊपर नहीं गया, मतलब कि ऐसे ऊपर को नहीं चला गया, नीचे यहाँ पे जाके ब्रेक नहीं कर गया, ठीक है, ये इससे नीचे ही रहा हुआ है, ठीक है। अब ये तो हमारी रिट्रेसमेंट की मैंने आपको बता दी ना कंडीशन जो है हमने देखनी है। अगेन मैं बता देता हूँ, लास्ट कैंडल रेड कलर की, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने जो इसका हाई तोड़ दे। ये बनी ग्रीन कैंडल, इसने हाई तोड़ दिया। अब इसका हाई हमने वेट करना है कि इस ग्रीन कैंडल का भी अगली कोई कैंडल ग्रीन जो है वो तोड़ेगी, तब हमारी ये वैलिड रिट्रेसमेंट होगी, ठीक है। ये हमारी वैलिड रिट्रेसमेंट हो गई। उसके बाद हमारा वेट हमने करना है कि यहाँ से मार्केट गिरे, कहाँ से, कहीं से भी। अब डीपेस्ट पॉइंट ये बनता है यहाँ से मार्केट गिरे और ये हमारा जो एक लेवल है ना, इसको मार्केट तोड़ दे, इस लेवल को, ये जो हमने मार्क किया हुआ था, इधर अब उसने तोड़ दिया। तोड़ा है, कैसे तोड़ा है, तोड़ने की भी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक कैंडल क्लोज करे, उसके बाद सेकंड कैंडल भी इसी डायरेक्शन में क्लोज होनी चाहिए, बेरिश कैंडल की डायरेक्शन में, फिर हमारा ये एक वैलिड पॉइंट जो है ना बनता है, ठीक है। और ये भी आपने याद रखना है कि अब कुछ लोग ये भी देख रहे होंगे कि ये देखें मैंने ये क्यों नहीं लिया, यहाँ पे भी ये कैंडल ऊपर की ओर क्लोज की है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुई है थोड़ी सी कह लें, लेकिन ये इतनी क्लियर ऊपर नहीं क्लोज हुई। उसके बाद इसने छोटी सी आगे कैंडल बनाई है, तो ये मैंने क्यों नहीं पकड़ा ऐसा लो पॉइंट, ये भी कुछ लोग पूछ रहे होंगे, शायद दिमाग में हो सवाल। लेकिन मैंने यहाँ पे देखना है, हमने यहाँ पे देखना कि ये जो इम्पल्स मूव है ना, इसका एटलीस्ट 40% जो है ना, 25 to 40% जो है ना, इसका ये लो तोड़े, ठीक है। मतलब कि 25%, ये पिछला आपने मूव देखना है, ये मूव पकड़ लिया है आपने, इसका आप देखो ना, ये तकरीबन इसका मोर देन 30% बनता है, मूव रिट्रेस हुई है मार्केट, तो ये हमारे पास एक वैलिड बनी। यहाँ पे हम देखें ना, ये मूव जो है यहाँ पे, ये मूव इतना बड़ा पीछे रिट्रेसमेंट नहीं हुई, इसी वजह से ना इसकी कोई इतनी वैलिड, मतलब कि दो कैंडल सही होती है ना बड़ी बड़ी, तो फिर तो मैं मानता कि वाकई ये बन गई है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये एक ही कैंडल के अंदर तकरीबन कह लो रेंज हुई है, तो यहाँ से मार्केट डंप कर गई। ये भी देखो आगे ऐसे ही हुआ है, ये हमने क्यों नहीं की, क्योंकि ये इसने हाई नहीं ब्रेक किया था। नेक्स्ट कैंडल ये इसके नीचे क्लोज हुई है, तो हमारे लिए ये अभी भी रिट्रेसमेंट का वैलिड पॉइंट नहीं हुआ। यहाँ पे देखो आगे ये एक कैंडल बनी, इसके बाद ये देखो 1 2 3,
हमने ये लास्ट रेड कैंडल मैंने आपको बताया ना, लास्ट रेड कैंडल हमने वेट करना है कि इसका ब्रेकआउट हो ऊपर की तरफ, ये ब्रेक करे, देन उसके बाद एक और ब्रेक करेगी, तो हमारी वैलिड रिट्रेसमेंट हुई है। अब यहाँ पे इस कैंडल ने हमें ये ये बड़ी सी कैंडल बन गई, इसको ब्रेक करने के लिए हमें कितनी कैंडल्स की ज़रूरत पड़ी है, 1 2 3, चौथी कैंडल ने आके यहाँ पे हमें कंफर्म किया है कि ये हो सकता है कि रिट्रेसमेंट हो। अभी भी हमें कंफर्म नहीं हुआ था क्योंकि अभी एक कैंडल इसने ब्रेक किया ऊपर, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि इसका भी हाई एक कैंडल तोड़े, तब जाके हमारे पास ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट का लेवल बनता है। यहाँ पे जाके इसने कंफर्म किया, ये यहाँ पे जाके हुआ कंफर्म कि ये रिट्रेसमेंट वाकई शुरू हो गई है, ये पूरा एक मूव हुआ, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई, और ये देखो एग्जैक्टली मार्केट ने ये जो हमारे पास लोअर लो था ना वहीं से टैप किया है और नीचे डंप की है। ठीक है, अब हमने मार्क किया, ये हाई बनाया हुआ था, इसको हमने मार्क कर लिया ये, उसके बाद हमारे पास ये लो था, ये लोअर हाई था, ये लोअर लो था, हमने इस लोअर लो को वेट करना था कि मार्केट अब यहाँ से रिट्रेसमेंट हो रही है ना, ये अगर इसने अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे आके ये इस लो पॉइंट को ब्रेक करे। ये उसने किया, देखो ये कैंडल ने ब्रेक किया आगे, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद एटलीस्ट 2 कैंडल्स हमारी डायरेक्शन में उसने क्लोज की हैं। ये आपने याद रखना कि 2 कैंडल्स हमेशा हमारी डायरेक्शन में क्लोज होंगी तो वैलिड कंसीडर किया जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वरना ये नहीं है कि अगर एक ही कैंडल यहाँ पे आ गई है बिल्कुल ज़्यादातर नीचे आ गई है और नेक्स्ट कैंडल वहीं पे वापस चलेगी, तो वो अगर वापस अंदर जाके क्लोजिंग दे दे जो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाता, वो फेक ब्रेकआउट हो जाता है, सीडो साइड होता है ना से स्ट्रक्चर कहा जाता है, वो हमारी कंडीशन में नहीं आता। ये देखो ऐसे गई नीचे, यहाँ से ये कैंडल थी, लास्ट कैंडल जो सबसे बड़ी है, ये तो हमारी इसी के अंदर है ना, इसी की बॉडी के अंदर, तो इसे तो नहीं हमने पकड़ना, हमने ये वाली जिसकी विक सबसे नीचे थी हमने उसे पकड़ा है। अगर इसकी विक होती नीचे तो हम इसे पकड़ते, इसको मार कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमने इसको क्यों किया क्योंकि इसकी विक ज़्यादा बड़ी है, इसकी नीचे की तरफ आ रही है, तो ये वाली कैंडल की वैल्यू है, ये तो उसकी बॉडी के अंदर ही रही है, उसी कैंडल के अंदर है, तो इसकी वैल्यू नहीं है, हमें ये वाली कैंडल पकड़नी है जिसकी विक ज़्यादा हो गई। इसके बाद हमने वेट करना है इसका हाई तोड़े, तोड़ने के बाद ये इसने हाई तोड़ा, इसके बाद हमारे पास ये वाला एक और कैंडल ने ब्रेक करना है इस कैंडल को, तो वो करके देन वहीं से ये जहाँ पे मार्केट थी वहाँ से देखो आके सेम वही चीज़ रिपीट की और नीचे गिरी है। ये मार्केट की लैंग्वेज है, मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करती है। ठीक है, हमने यहाँ से एंट्री प्लेस करनी थी और ये नीचे देख लो कितना आगे मूव आया। अब हमने ना ये देखी है ना हमने ये कैंडल देखी है, ये देखो ना यहाँ पे कितनी कैंडल्स बनी है, लेकिन इसने क्या किया है हमारे पास हमारी कंडीशंस को ऊपर पूरा उतरी नहीं है, यहाँ पे आकर रिट्रेसमेंट हम इसे कैसे कंसीडर कर लें। कुछ लोग कहते हैं जी ये रिट्रेसमेंट होती है, बस 2 कैंडल्स हो गई हैं तो रिट्रेसमेंट नहीं होता, ये ऐसे नहीं है, स्ट्रक्चर ऐसे मार्किंग होता ही नहीं है और ना मार्केट ये स्ट्रक्चर फॉलो करती है। देन ये देखो ये हमारे पास ये ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे आके क्लोज हो गई, उसके बाद अगेन एक ग्रीन बनी, तो ग्रीन बनने के बाद आगे इसका कोई हाई नहीं तोड़ सकी कैंडल, वहीं से मार्केट नीचे आ गई है। ठीक हो गया। अब ऐसे हम मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और मार्केट को समझते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है, फिर हम उस हिसाब से ट्रेड करते हैं। ये आपको मार्केट स्ट्रक्चर के जो वैलिड रूल्स हैं ना वो मैंने बता दी। यहाँ पे देखो पिक्चर्स में मैं आपको समझाता हूँ। ये जो मैंने मार्क किया है ये हाई था, ये लो था। यहाँ पे वैलिड 100% वैलिड बोस क्यों है कि इसने सही तरह तगड़ी कैंडल जो ना एक पूरी जिसने 50% से ज़्यादा जाकर ऊपर क्लोज दिया अपना, और उसके बाद एक कैंडल क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल भी उससे ज़्यादा पावरफुल उसने क्लोजिंग दी है, तब ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अगर ये ऐसे क्लोज होती है और नेक्स्ट वाली नीचे आ जाती ना, इसके नीचे क्लोजिंग दे देती तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। ये देखो इसने बनाई है, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी क्यों है, इसकी इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की एक्यूरेसी 100% है कि ये यहाँ पे ये वैलिड पॉइंट है हमारे पास, ये वाला और ये वाला। यहाँ से मार्केट वापस ऐसे टैप करेगी, ये ऊपर जा सकती है, रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हाई एक्यूरेसी वाला। अब ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो है, देखो ये भी ऐसे ही है, ये वाला ऐसे गई मार्केट का, ये हाई हमने बनाया है, ठीक है। ये देखो ये रिट्रेसमेंट क्योंकि छोटी थी
इसमें ये एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल आई, इसने ये लो तोड़ा, लो तोड़ने के बाद इसका ये लो तोड़ गई नेक्स्ट कैंडल, तो ये एक रिट्रेसमेंट हुई। लेकिन इसके बनने के बाद साथ ही हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, लेकिन वो इतना हमें वैलिड नहीं पॉइंट दिखा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये यहाँ पे मार्केट ने अपनी एक विक बनाई है, बट नेक्स्ट कैंडल उसी के अंदर आके क्लोज दे गई है। अब यहाँ से मार्केट के चांसेस तो ऊपर तो निकल गई है, लेकिन ये जब मार्केट दोबारा रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आएगी ना, तो ये इतने वैलिड पॉइंट नहीं होंगे। यहाँ से ये चांसेस ज़्यादा हैं कि ये लेवल जो है ना, ये वाले टूट जाएंगे, ये भी टूट सकता है, ये भी टूट जाएगा, तो इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। आपने ये चीज़ें भी याद रखनी है। ये वाला देखो, यहाँ पे अब हमारे पास एक ट्रेंड बना है, हाई बनाया इसने, लो बनाने के बाद, हाई के बाद, ये हमारा जो वैलिड पॉइंट था ना, इसको इसने सही से ब्रेक नहीं किया, थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग दी है और साथ ही मार्केट नीचे आ गई। ये फेक ब्रेकआउट होता है, और यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गई, यहाँ से नीचे आ गई थी, ठीक है। लेकिन टेक्निकली कुछ लोग कहते हैं जी बस थोड़ी सी वीक की ऊपर क्लोज हो, या कुछ लोग कहते हैं वीक हो, या कुछ कहते हैं बस क्लोजिंग हो, तो ये ऊपर को हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारी कंडीशन ये है कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए एक वैलिड कैंडल ऊपर की तरफ ग्रीन क्लोज हो, जैसा कि यहाँ पे हुई है, ये ऐसे की हो, उसके बाद एक और कैंडल क्लोज हो, वो चाहे चलो थोड़ी इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन इससे थोड़ी सी ऊपर ही क्लोज हो, लेकिन हो दो कैंडल क्लोज होंगी, तो ये कंसिडर होगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट जो होता है हमारे पास, जो एक कहते हैं मार्केट में स्ट्रक्चर के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर, ये क्या होता है? ब्रेक ऑफ हायर लो एंड लोअर हाइज विद एटलीस्ट 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स अगेंस्ट ट्रेंड डायरेक्शन। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, हाई हायर हाई बनाती जा रही है, हायर लो बना रही है। एक टाइम आता है मार्केट जहाँ अपना ये लेवल जो है ना हाई, ये वाला नहीं तोड़ पाती, हायर हाई नहीं तोड़ पाती, बल्कि हायर लो तोड़ देती है, ठीक है। हायर लो तोड़ देती है तो मार्केट क्या कर गई, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर गई है, अपना उसने करेक्टर बदल लिया। अब बुलिश ट्रेंड से वो बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये वैलिड है कि नहीं है? अब हमने ये जो लो था ना, ये मैंने मार्कअप बोला था ना करना, एक हाई मार्क करना है ये, और एक लो मार्क करना है। ये जैसे लो को ब्रेक करती है ना मार्केट ऐसे फुल्ली, ठीक है, एक बड़ी सी कैंडल हो, क्लोज होने के बाद उस कैंडल का लो भी नेक्स्ट कैंडल तोड़े, ठीक है, अच्छा तगड़ा खासा, ये देख लो मैंने आपको एक पूरी एग्जांपल दी है। फिर इसको एक वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर कहा जाता है। ये इस पे ज़्यादा एक्यूरेसी होती है कि मार्केट फिर रिट्रेसमेंट अपना चेंज करेगी ना, अपना डायरेक्शन उसने चेंज कर लिया। मार्केट अगर ऊपर जाएगी ना, तो यहाँ तक हम लोग सेलर हैं, ये लेवल तक, ये इसने अपना डायरेक्शन बदल लिया। अब यहाँ पे भी आ जाती ना इस लेवल पे, क्योंकि हमने ये मार्क किया था ना, तो यहाँ पे भी आ जाती तो हम यहाँ तक सेलर होते। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहीं से देखो रिवर्स कर गई है, नीचे को गिर गई है, उसने अपना ये वाला लो तोड़ दिया और ये एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है। अब वैलिड जो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है वो भी मैंने आपको बताया है यहाँ पे, कि ये देखो ये बना रही है हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई बनाने के बाद ये हमारा जो लास्ट हायर लो था इसके नीचे मार्केट ने, देख रहे हो, ये क्लोजिंग दी है। उसके बाद एक दूसरी कैंडल ने भी क्लोज कर दिया। मैंने आपको बोला था ना कि 2 कैंडल्स हों, एक क्लोज करे उसके बाद एक दूसरी भी उसका लो क्लोज करे नीचे, तो वो वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर है। लेकिन यहाँ पे देख लो वही सिनेरियो हुआ ना, एक क्लोज किया नीचे इस लेवल से, उसके बाद इसके लो से, इस कैंडल रेड कैंडल के लो से नेक्स्ट कैंडल जो थी ना ये वाली, ये इसने नीचे क्लोज किया है। लेकिन ये वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल देखो कितनी सी उसने नीचे आई थी, थोड़ा सा आई है फिर ऊपर भाग गई है। ये नेक्स्ट कैंडल फिर थोड़ी सी आई है, उसने उसका थोड़ा सा लो नीचे को क्लोज किया और फिर ऊपर को भाग गई। अब यहाँ पे टेक्निकली लोग कहेंगे जी नहीं ये तो चेंज ऑफ करेक्टर है, नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे इसने सही से तगड़ी वाली कैंडल नहीं बनाई जैसे यहाँ पे बनाई है। ये देख रहे हो, ये ऐसे की कैंडल हो फुल, जो 50% से ज़्यादा अपना क्लोज नीचे दे और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी तगड़ी हो, उसका भी लो तोड़ दे, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर करती है। ये देखो ये हुआ ना, यहाँ पे इसने ट्रैप किया है और यहाँ पे पेरिश अपना दिखा के कुछ लोगों ने यहाँ पे बोला होगा जी हो गया है,
चेंज ऑफ करेक्टर, वो यहाँ पे बैठे होंगे वेट कर रहे होंगे यहाँ से ट्रेस हो, हम यहाँ से जाके सेल करें। यहाँ पे जिसने सेल किया है वो देख लो, उसने देखा भी नहीं, उसको उड़ा के रख दिया, ऊपर को निकल गई है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना मेन मार्केट में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है, इसको आपने समझना है। टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बुलिश एंड बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर व्हेन प्राइस इज फॉर्मिंग हायर हाइज लोज और लोअर हाइज एंड लोज रिस्पेक्टिवली। मतलब कि हमारे पास दो किस्म के, तीन किस्म के सॉरी वो होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर टाइप। जैसे ट्रेंड होते हैं, वही ट्रेंड को ही मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं एक हिसाब का, कि मार्केट हायर हाई बनाए और हायर लो बनाती जाएगी, तो डाउन ट्रेंड है। अगर ये मार्केट ये देखो ऐसे हायर हाई हायर, ये लोअर हाई बनाया इसने, लोअर हाई बनाने के बाद नेक्स्ट इसने लोअर लो बना दिया, फिर इसने लोअर हाई बनाया, उसके बाद फिर इसने लोअर लो बना दिया, तो ये क्या हो गया, 1 2 3, ये एक बेरिश ट्रेंड स्ट्रक्चर की निशानी है। हमारे पास यहाँ से आके अगर मार्केट, यहाँ पे देखो मैंने मार्किंग की है आपको दिखाने के लिए ना, ये ऐसे मार्क की, उसके बाद यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट की है, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से ये जो लोअर हाई बनाया था इसने तोड़ा, तोड़ने के बाद यहाँ से ये ऐसे उठी है, उठना ऐसे उसने उठाया अपना आप को, कि ये जो था ना हमारे पास लोअर हाई, उसने ऐसा तोड़ा, ये देखो अपना पूरा करेक्टर ही चेंज कर दिया भाई, उसने बता दिया कि मैंने डायरेक्शन चेंज कर लिया। अब जैसी मार्केट नीचे आई है, हम लोगों को पता लग गया था इस मूव से कि भाई मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो जैसी मार्केट नीचे आई है, ये डिमांड लेवल से उसने अपना ही लेवल उठाया है और ये ऊपर निकल गई है। देख लो ये हमारा लास्ट जो था ना हायर हाई, ये हमने मार्क किया हुआ था कि इसको कंफर्म करेगी, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगी इसका, और ये देखो कैसे उसने किया। ये करने के बाद रिट्रेसमेंट की है, उसके बाद यहाँ पे गई है, देन ये पूरा जो है ना आपको बता रही है कि मैंने अपना ट्रेंड चेंज किया। यहाँ पे देखो मैंने ये भी लिखा हुआ है, ये मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, पिक्चर थोड़ी थोड़ी क्लियर नज़र आ जाएगी। ये जो नॉट अ वैलिड रिट्रेसमेंट बिकॉज देयर आर नो टू कंसेक्यूटिव कैंडल्स क्लोजेस अगेंस्ट द ट्रेंड डायरेक्शन और इट्स नॉट रिट्रेस मोर देन 23 और 25%। मतलब कि ये जो मूव आया है ना, इसके अगेंस्ट टू कंसेक्यूटिव कैंडल्स जो है ना मैंने आपको बताई थी, वो क्लोज होनी चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ पे नहीं हुई। अब हम ये भी देखो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, ठीक है, ये देखो इतनी बड़ी कैंडल बन गई है। अब ये नहीं है कि आप लोगों ने बैठ जाना है कि भाई ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो अब इसके हाई का वेट करेंगे जी कि ये क्लोज होगा, इसके ऊपर कोई कैंडल आएगी क्लोज होगी, उसके बाद यहाँ पे आएगी, तो फिर वो जो है वो एक पूरी रिट्रेसमेंट होगी। नहीं, हमने ये भी आके लिखा हुआ है कि इसको आपने देखना है कि ये जो इम्पल्स मूव आया है ना, इसका एटलीस्ट 23% होगा। अगर 23% इस मूव का रिट्रेस मार्केट कर गई तो वो वैलिड रिट्रेसमेंट होती है, ठीक है। ये नहीं आपने देखना अब कि इतनी बड़ी कैंडल है तो इसका असद भाई ने बोला था जी यहाँ पे आके ये क्लोज होगी इसके ऊपर, उसके बाद एक और कैंडल क्लोज होगी, तो फिर हम जो है इसको वैलिड रिट्रेसमेंट मानेंगे। नहीं, हमने ये भी देखना है कि ये 23% मार्केट यहाँ से डंप करने और 23% ऊपर को गई है, फिर हमें ये कंफर्म होता है कि ये एक रिट्रेसमेंट लेवल आया। अब यहाँ पे ये मैंने मार्क किया, वैलिड रिट्रेसमेंट बिकॉज देयर आर एटलीस्ट 2 consecutive candles closes against the trend direction or it's retraced more than 23% of last impulse move। ये देखो ये यहाँ पे 2 कैंडल से ज़्यादा अगेंस्ट द ट्रेंड क्लोज हुई है ना, तो ये हमारा एक वैलिड हो गया है इम्पल्स मूव, और इसने मोर देन 23% क्लोजिंग दी है, ऊपर गई है मार्केट। ये मैंने मार्क भी किया आपको, ये पूरा मूव दिखाया है और 23% से ज़्यादा ऊपर मार्केट गई है। ये देखो ये लेवल है 23% का और यहाँ पे ऊपर गई है, तो ये हमारी एक वैलिड रिट्रेसमेंट बनी है।
देन ये नीचे आई है और इसके बाद इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया है और ये निकल गई है। अब यहाँ पे वैलिड चौक बिकॉज देर आर एटलीस्ट 2 consecutive strong candles closes against the trend direction and close above the last lower high and higher lows। मतलब कि यहाँ पे अगेंस्ट द ट्रेंड ये डायरेक्शन थी, नीचे की ट्रेंड डाउन ट्रेंड था ना, ये देखो ऐसे नीचे आ रहा था, लोअर लो बना रहा था, लोअर हाई लो, लोअर हाई बना रहा था। उसके बाद इसने लास्ट जो था ना ये लोअर हाई को ऐसा ब्रेक किया कि इसके अगेंस्ट द ट्रेंड, ये बेरिश ट्रेंड था, इसके अगेंस्ट 2 कैंडल्स को इसने बुलिश डायरेक्शन में क्लोज किया। करने के बाद इसने ये जो लास्ट लोअर हाई था ना इसको इसने तोड़ा है, तब जाके ये पूरा वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर बना है। यहाँ MSSP मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी से कहते हैं कुछ लोग, तो वो बना है। अब यहाँ पे हमने इस एग्जांपल में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि नॉट अ वैलिड स्टॉक बिकॉज देयर आर नो 2 consecutive strong candles closes against the trend direction and closes below the last lower high। मतलब ये वही एग्जांपल जो मैंने ऊपर आपको दिखाई थी कि ये वैलिड नहीं है, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है हमारा यहाँ पे हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसने अगेंस्ट ये ट्रेंड अब बुलिश बन गया ना यहाँ पे, तो इसको चाहिए था अगेंस्ट द ट्रेंड हमारे पास यहाँ से इस आखिरी हायर लो से नीचे की तरफ 2 कैंडल्स बेरिश क्लोज करे तो ये चेंज ऑफ करेक्टर होता। बट यहाँ पे उसने नहीं किया, थोड़ा सा एक छोटी सी कैंडल क्लोज की, उसके बाद एक और दूसरी 2 कैंडल क्लोज की, लेकिन सही से तगड़ी वाली नहीं क्लोजिंग दी, तो ये यहाँ से रिवर्स नहीं हुई, मार्केट ऊपर कोई डायरेक्शन की तरफ अपना कंटिन्यू किया, देख लो ठीक हो गया। अब मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना ये आगे है, इसकी टाइप्स हैं, ये हमने आपको पहले बेसिक समझाया है। इसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर भी होता है एक इनसाइड मार्केट स्ट्रक्चर, वो भी आपको जो है ना मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल है, ये तो नॉर्मल है मार्केट स्ट्रक्चर अपना जो है, हायर हाई बनाया, उसके बाद ट्रेस किया, हायर लो बनाया, देन ये लास्ट हायर हाई को तोड़ने के बाद एक और न्यू बना दिया हाई, फिर लो बनाया, और ये कंटिन्यू बुल ट्रेंड जो ना बुलिश ट्रेंड वो कंटिन्यू किया है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर जो बुलिश डायरेक्शन में है, ये देखो यहाँ पे एक हाई था, उसके बाद लो बना, उसके बाद लोअर हाई बना, लोअर हाई बनने के बाद ये फिर टूट गया, इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, मतलब ये अपना कंटिन्यू बेरिश स्ट्रक्चर कर रही है मार्केट। ये एग्जांपल मैंने रखी है। अब यहाँ पे कई दफ़ा क्या होता है कि मार्केट ना एक बड़ा सा इम्पल्स देती है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आकर ना मार्केट स्ट्रक्चर जो मेन है ना उसके साइड अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने लग जाती है, मतलब इतना बड़ा मूव है, अब उस मूव के बाद अंदर एक और स्ट्रक्चर चलने लग जाता है मार्केट का। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये एक लो बनाया उसने, ठीक है, उसके बाद लोअर हाई बनाया, उसके बाद लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, एंड देन यहाँ पे आके हमें लग रहा होता है कि ये मार्केट बेरिश हो गई है, लेकिन यहाँ तक हमारा जो मेन है ना मार्केट का स्ट्रक्चर वो यहाँ पे पड़ा होता है। तो यहाँ पे आके इस लेवल के करीब यहाँ डिमांड पड़ी होती है, कुछ होता है ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ से टेस्ट करके मार्केट फिर निकल जाती है ऊपर। यहाँ पे हमें देखना होता है कि ये अगर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया है तो वेट कर रहे होते हैं हम कि चेंज ऑफ करेक्टर इनसाइड स्ट्रक्चर जो है ना कर ले, तो हम उसके ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पे एंट्री प्लेस करके ऊपर को निकल सकते हैं। यही चीज़ डाउन ट्रेंड में भी होती है, एक बड़ा सा इम्पल्स मूव आया, उसके बाद मार्केट ने एक न्यू इनसाइड स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देती है, छोटा सा मूव दिया, उसके बाद 2 कैंडल्स अगेंस्ट द ट्रेंड बनाई, फिर एक इम्पल्स दिया छोटा सा, उसके बाद फिर 2 कैंडल्स अगेंस्ट द ट्रेंड बनाई, ऐसे करके बनाती है। तो हमने उनको मार कर लेना होता है। डीपेस्ट पॉइंट हमने यहाँ पे इस पूरी वेव के अंदर ना हमने डीपेस्ट पॉइंट लेना होता है, हमारा जो है ना मेन पॉइंट वो होता है कि ये जो हाई बना है ना इसका और इसका लो, इसके अंदर जो मेन जो पॉइंट होता है ना सबसे नीचे लो पॉइंट, वो हमारे लिए होता है लास्ट स्विंग पॉइंट, इसको हमने मार किया होता है। इसका हम वेट करते हैं कि अगर मार्केट इसको तोड़ती है ना तो फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ऊपर को चले जाएगा या नीचे को आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये मार्क करने के बाद ये कंटिन्यू करती है, नीचे की तरफ क्लोज कर देती है, प्ले कर देती है, कंटिन्यू नीचे की हो रहा है।
तो ये बेरिश ट्रेंड है। यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके सामने एक, ये लो था एक, ठीक है, ये एक हाई है, इसके बाद हमने ये मार किया लो, ठीक है, इसके लो के बाद हमने वेट किया कि इसके नीचे एक कैंडल क्लोज दे, उसके बाद दो कैंडल्स क्लोज करें हमारी डायरेक्शन में, तो ये एक चेंज ऑफ और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसने यहाँ पे देखो एक कैंडल दी, दो दी, तीन दी, चार दी, इसके लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए ये वैलिड है। यहाँ पे अगर होता ना चेंज ऑफ करेक्टर, तो ये वाला हमारे पास एक वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर नहीं था। चेंज ऑफ करेक्टर के लिए पूरी एक अच्छी तगड़ी वाली कैंडल हो, दो हो, वो मानी जाती है चेंज ऑफ करेक्टर। जैसा कि यहाँ पे है, ये देखो ये हाई और ये लो, ये हाई बनाया, उसके बाद एक न्यू लो बनाया, देन ये रिट्रेसमेंट करने लग गई है। रिट्रेसमेंट यहाँ तक की है, करने के बाद हमने ये पॉइंट जो डीप था उसको हमने मार कर लिया, और उसके बाद इसने ये जो पॉइंट है ना इसको तोड़ दिया आगे आगे। अब हमने ये मार किया हुआ है, उसके बाद हम ये ले लेंगे, ये और ये इसके अंदर देखेंगे अब हमारे पास कौन सा लेवल टूटता है, ये वाला टूटता है या ये वाला टूटता है। इसने क्या किया, यहाँ तक गई है, देन अगेन ये नीचे वाला तोड़ दिया, ठीक है। अब हमने ये वाला पकड़ लिया पॉइंट, ये हमारा वैलिड पॉइंट हो गया। अब हम ये और ये इसको देखेंगे, इसके अंदर हमने देखना है मार्केट किस डायरेक्शन में जाती है, ऊपर निकलती है या नीचे निकलती है। तो यहाँ पे ऊपर निकल गई, उसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है या चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। यहाँ से ये देखो एक कैंडल, दो कैंडल और ये ऊपर कंटिन्यू कर दिया, यहाँ से जाकर रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है, एक कैंडल हुई है, दो कैंडल हुई है और ये तीन ऐसे नीचे आई हैं जैसे यहाँ नहीं है। उसके बाद ये अगेन ऊपर को कंटिन्यू करने लग गई है। यही आपको जो भी बताई है एग्जांपल है बुलिश ट्रेंड में इनसाइड स्ट्रक्चर, ये मेन स्ट्रक्चर ये है, ये इम्पल्स मूव पड़ा हुआ है और ये इनसाइड स्ट्रक्चर बना, ठीक है। ये ऑर्डर फ्लो जो है इनसाइड ऑर्डर फ्लो, ये हमें दिखा रहा है कि जी मार्केट नीचे आ रही, नीचे आ रही, लेकिन नहीं, ये जैसे एक वैलिड पॉइंट पे आती है ना, वैलिड स्ट्रक्चर पॉइंट पे, यहाँ सप्लाई होती है, यहाँ ऑर्डर फ्लो करता है, तो यहाँ से टेस्ट करके ऊपर को निकल जाती है मार्केट। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। ये ऐसी एग्जांपल है इनसाइड स्ट्रक्चर की। इसका ऑर्डर फ्लो देखो ऊपर की तरफ लग रहा जाएगा, लेकिन मेन पॉइंट हमारा ये है, यहाँ से इम्पल्स स्टार्ट हुआ था, यहाँ से हम वेट करेंगे कि ये अगर वैलिड करना है ना इसको चेंज ऑफ करेक्टर को पूरा, तो ये इसको तोड़े इस हाई को, लेकिन ये नहीं किया इसने। यहाँ पे तक आई है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से ये नीचे को कंटिन्यू करने लग गई अपना ट्रेंड। और ये फिर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स जो हैं, जैसे कि H4 है उसकी हमारे पास यहाँ पे ऐसे की है नज़र आ रही मार्केट, और 15 मिनट में मार्केट हमें ऐसे नज़र आ रही होती है। ये पर एक लो बनाया, उसके बाद एक हायर लो बनाया, ऐसे करके हमने देखना होता है टाइम फ्रेम्स। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कैसे करनी है। बाकी हम इंशाल्लाह ये जो ना लेक्चर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे, सप्लाई एंड डिमांड्स।